ओके जी, नमस्कार आप सभी शिक्षक गणों को। मैं रफीक अहमद इस वक्त एक बहुत ही खास प्रोग्राम में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। मैं सीवान के कुछ जाने माने चर्चित चेहरे हैं, शिक्षक हैं, और ये वो लोग हैं जो सरकारी स्कूलों में बच्चों के हालात को जो आप देखते हैं, वहां पे शिक्षा की क्या हालात है, क्या कैसे पढ़ाया जाता है, उनके कोर्स कब कंप्लीट होंगे, ये सब इससे अच्छे से भली भांति से हम लोग परिचित हैं। ऐसे में ऐसे शिक्षकों का जो रोल है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बच्चे किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा को कैसे ग्रहण करेंगे। इस वक्त मेरे साथ सिवान से जुड़े हुए हैं चार ऐसे चर्चित चेहरे और शिक्षक जो बच्चों को अपने लगन से, अपनी मेहनत से और अपने दिन रात की कड़ी मेहनत से उनको उनके कोर्स को कंप्लीट करने में पूरी तरीके से मदद करते हैं, कोचिंग चलाते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं रवि सर, जुड़े हुए हैं आफ्ताब सर, जुड़े हुए हैं संजीव कुमार मिश्रा जी, जुड़े हुए हैं और विशाल सर जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग सिवान से रिश्ता रखते हैं। सिवान में हालात ये है कि अनलॉक की जो प्रक्रिया है भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा हो या बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा हो, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप जब कॉल किसी को करते होंगे तो आप सुनते होंगे टीम की अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी जा चुकी है। लेकिन सिर्फ एक शिक्षा का क्षेत्र ऐसा बचा हुआ है जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनसे उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। तो आज उसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि जी। जी सर, रवि जी नमस्कार आपको। मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये जो शिक्षा में जो मतलब डिले किया जा रहा है अनलॉक करने में, ये किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है? नहीं, ये पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, विशेषकर बिहार को अगर हम देखें और ग्रामीण परिवेश को देखें, तो शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था नियोजित शिक्षकों पर है और नियोजित शिक्षक शिक्षण को छोड़कर अन्य कामों में लगे हुए हैं। तो सरकारी स्कूल में तो शिक्षा बिल्कुल नहीं हो रही है और सभी बच्चे कहीं ना कहीं प्राइवेट शिक्षण संस्थानों पर, टीचिंग ट्यूटर पर निर्भर हैं अपने पढ़ाई के लिए, और वो विशेषकर कोचिंग संस्थानों में आते हैं। और इसका प्रभाव हम देख रहे हैं विगत कुछ वर्षों में कि रिजल्ट्स में काफी सुधार हुआ है और इसका पूरा श्रेय कोचिंग संस्थानों को ही जाता है। और अनलॉक में जो सबसे बड़ी समस्या हुई है वो छात्रों को ही हुई है, क्योंकि उनके पास जो है ये कोरोना जो है अचानक से आया, कोई किसी के पास कोई प्रिपरेशन नहीं था और छोटे शहरों में, कस्बों में छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई जैसी सुविधा नहीं थी जो बड़े महानगरों के छात्रों के पास मौजूद थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सुविधाओं की कमी के कारण छात्रों का पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। और इसी दौरान हम ये भी पा रहे हैं कि सरकार जो है, विभिन्न जो परीक्षा करवाने वाली एजेंसियां हैं, बोर्ड है, वो एग्जाम की तैयारी में लगी हुई है, जो छात्रों के फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा रहा है कि उनके पास पढ़ाई के साधन नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई वो कर नहीं पा रहे हैं और एग्जाम्स के लिए गवर्नमेंट के तरफ से इंस्ट्रक्शन आने शुरू हो गए। तो यह जो कंडीशन है यह छात्रों को परेशान कर रहा है और साथ ही साथ उन्हें ये भी दिख रहा है कि सभी जगहों पर, सभी स्थानों पर सब चीज खुल रहे हैं सिवाय शैक्षणिक संस्थानों के, जो उनके फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा रहा है। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो संचालित हो रही हैं, इधर वो आईआईटी का एग्जाम हो, मेडिकल का एग्जाम हो, सारे तरह के एग्जाम लिए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने अभी सब इंस्पेक्टर और दूसरे अन्य तरह के एग्जाम्स लेने की भी घोषणा कर दी है। तो छात्रों को तैयारी करने के लिए पूरा मौका नहीं मिल पा रहा है, घर पर वो परेशान है और कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन में आ गए। फ्रस्ट्रेशन में आ गए, बिल्कुल। निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द संस्थानों को खोला जाए गाइडलाइन के तहत। जी रवि जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, फिर मैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स के भी पास जाऊंगा कि जो बच्चे मान लीजिए कि अभी मैट्रिकुलेशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि अगले साल एग्जाम होता है फरवरी में, मार्च में कभी, तो अगर इन बच्चों के पढ़ाई की हम पर्टिकुलरली बात करें तो इनके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ा है, शिक्षा के अलावा साइकोलॉजिकली, सामाजिक तौर पे, क्या इसके बारे में? ये बेसिकली अगर देखें तो कोई भी एक छात्र के रूप में अगर हम सोचें तो कोई भी एक छात्र एक प्लानिंग के तहत अपनी पढ़ाई को करता है कि उसके पास 10 महीने का समय है, 10 महीने में उससे अपने कोर्स को कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, ताकि वो एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर सके। अगर हम इस कोरोना पीरियड को माने, मार्च से भी अगर हम इसको जोड़कर देखें तो लगभग 5-6 महीने से अधिक बीत गया है और इस दौरान पढ़ाई की कोई सही सुविधा उनसे उपलब्ध नहीं हो पाई है। सेल्फ स्टडी ठीक है, बट सेल्फ स्टडी
से आप अपने आप को जो वर्तमान स्थिति है एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम के लिए उनके मन में एक डर सा बना हुआ है, उनको गाइडलाइन की जरूरत है जो उन्हें किसी तरीके से नहीं मिल पा रही। बिल्कुल। अच्छा, तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि जी। मैं अभी फिर जानना चाहूंगा संजीव कुमार मिश्रा जी से। संजीव कुमार मिश्रा जी भी कोचिंग चलाते हैं सिवान में। संजीव जी, एक बात बताइए कि जैसा कि रवि जी ने बताया कि बच्चों पर बिल्कुल हर तरीके से एक दुष्प्रभाव पड़ा है इस चीज का। इसी बीच में एग्जाम भी अगले साल होगा। अगर हम बात करें बच्चों के कंपनसेट करने की, जैसे होता है ना कि कुछ नुकसान हो जाता है कंपनी का, तो हम उसको कंपनसेट करते हैं पैसा देकर। आपको क्या लगता है कि बच्चों के भविष्य को कैसे सरकार जो है कंपनसेट करेगी? सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार और स्वागत है, और तमाम मित्रों को भी स्वागत है और नमस्कार सबको। नमस्कार। देखिए, कोरोना महामारी आया है, ये ग्लोबल है और इसका इफेक्ट ग्लोबली पड़ा है निश्चित रूप से। लेकिन जो बच्चों की पढ़ाई की जहां तक बात है, यदि कंपेंसेशन की बात आपने कही, तो यदि अभी से भी हम लोग को मौका मिल जाए तो अभी 3-4 महीने एग्जाम में हम लोग काफी मेहनत करके बच्चों का रिजल्ट सुधार सकते हैं, उनके सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की ओर देख रही है कि केंद्र सरकार कब गाइडलाइन जारी करे कि स्कूल कोचिंग खुला जाए, और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर थोप रही है। आप बताइए कि 50% सीट के साथ सिनेमा घर खुल सकते हैं, मल्टीप्लेक्स खुल सकते हैं, क्या वहां सभी इंटेलेक्चुअल जाते हैं? स्कूलों में, कोचिंग में इंटेलेक्चुअल जाते हैं, पढ़ने वाले जाते हैं, पढ़ाने वाले जाते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकता है, मास्क मेंटेन किया जा सकता है, सैनिटाइजर मेंटेन हो सकता है। तो वहां किसी तरह का गाइडलाइन नहीं दिया जा रहा है। मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, कहते हैं कि कोरोना के साथ जीना सीखिए। तो क्या जीने में शिक्षा का कोई रोल नहीं है? जीने में, जिंदगी जीने में ज्ञान का कोई रोल नहीं है? जब हम जीना सीख लेंगे तो जीना सीखने में ही शिक्षा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और बिना शिक्षा के कोई जिंदगी नहीं जी सकता है। तो जो सब कुछ हम कर सकते हैं, कोरोना के साथ हम मार्केट जा सकते हैं। अभी नई गाइडलाइन जो अनलॉक 5 आई है कि उसमें दशहरा नवरात्रि का भी हम एंजॉय कर सकते हैं, तो क्या वहां भीड़ नहीं हो रही है? अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है कि सिवान टाउन में हजारों की संख्या में महिलाएं रैली में भाग ली थी, विदाउट एनी मास्क, विदाउट एनी सोशल डिस्टेंसिंग। तो क्या वहां कोरोना संक्रमण नहीं हो रहा है? और जहां प्राइवेट स्कूलों की बात करें, कोचिंग की बात करें, वहां पर टीचर जाते हैं, बच्चे जाते हैं। यदि टीचर बच्चे को कहे कि तुमको यहीं बैठना है, तो बच्चे वहीं 6 घंटा बैठे रहेंगे। वे पूर्णतः टीचर की बात को मानेंगे और उनका अनुसरण करेंगे। वहां निश्चित रूप से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, सभी चीजों का पूर्णतः पालन हो सकता है। तो जहां पूर्णतः पालन हो सकता है उस चीज को सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और जहां पालन नहीं हो रहा है वो तमाम चीज खुलते जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों का फरवरी में एग्जाम है, बच्चे तमाम प्रेशर हम लोग पर बना रहे हैं, उनके गार्जियन प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम लोग को अभी से भी खुल जाता है तो हम लोग फरवरी के पहले जनवरी तक सभी विद्यार्थियों का पूरा मेहनत के साथ उनका सिलेबस कंप्लीट करेंगे और अच्छा भविष्य निर्माण में सहायक होंगे। विदाउट कोचिंग नो वन कैन कंप्लीट एनी competitive examination, either it is board examination or it is competitive examination। बिना कोचिंग के कोई कंप्लीट नहीं कर सकता है। सरकारी स्कूलों से, सरकारी पढ़ाई से ये संभव नहीं। बिल्कुल, वो तो शिक्षा, सरकारी शिक्षा संस्थानों का तो हम लोग देखे हैं चरमराया हुआ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है हर तरीके से, चाहे वो शिक्षा या गुणवत्ता की हम बात करें, हर तरीके से चरमराया हुआ। ये बिल्कुल आपकी बात से पूरे लोग, जितने भी हमारे दर्शक देखेंगे, इस बात से सहमत होंगे संजीव जी। अच्छा, एक बात आप बताइए कि जी रवि जी, मैं आ रहा हूँ बस आपके पास। एक बात, अच्छा जी बोलिए जी बोलिए। एक छोटी सी बात मैं यह कहना चाहूंगा, संजीव सर की बात बिल्कुल परफेक्ट है, और मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं आप लोगों को कि जिस समय आईआईटी और नीट के एग्जामिनेशन की बात हो रही थी, बहुत सारे लोगों के द्वारा कोर्ट में केस किया गया, और वहां हमारे देश के मंत्री, मुख्य रूप से जो शिक्षा मंत्री हैं, जो मानव संसाधन मंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया कि हम कोरोना के कारण बच्चों का 1 साल बर्बाद नहीं कर सकते, एग्जाम होना जरूरी है। साथ ही साथ यूजीसी ने भी ये कहा कि हम किसी को फाइनल ईयर में प्रमोट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो छात्र ये ना कहें कि हम कोरोना से पास हुए छात्र हैं, तो एग्जाम जरूरी है। तो एग्जाम तो जरूरी है, पर उसके लिए पढ़ाई के लिए कोई टीचर बात करना नहीं चाहता, कोई भी मंत्री या कोई भी संस्थान इसके लिए बात नहीं करना चाहता है कि पढ़ाई हो।
एग्जाम के लिए तो सब तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल, बट पढ़ाई के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। ये बहुत दुखदायी स्थिति। एकदम सही बात आप कह रहे थे कि यही है जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने की, प्रॉब्लम को, समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग कोशिश नहीं करते। ऊपरी ऊपरी बातें होती है कि इलेक्शन होने वाला है, उसके लिए तमाम चीजें को छूट हो रही है, लोग भीड़ लगा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जहां हमारे देश का निर्माण हमारे देश के बच्चों से होता है, उनका भविष्य, हमारे देश का भविष्य को निर्धारित करेगा, हम वहां को लेकर बहुत ही कैजुअल हैं। मैं आना चाहूंगा विशाल सर के पास। सर एक बात बताइए विशाल जी, अभी हम लोग इंटरनेट के जमाने में हैं, मोदी जी भी हमारे कहते थे कि हम लोगों को एक मतलब इंटरनेट से सबको जोड़ देना है, ये कितना पॉसिबल है? आप लोग जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं, बच्चों, हजारों बच्चे आपके पास आते हैं पढ़ने के लिए, आप लोग जानते होंगे क्या बेसिक प्रॉब्लम्स है। क्या आपको लगता है कि जो आप सामने बच्चों को बैठा के पढ़ा पाते थे, आप कभी इंटरनेट की सुविधा है वैसी, या बच्चों को आप 1 to 1 ऐसा पढ़ा पाएंगे? रफीक साहब, सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं और मेरा नमस्कार है। और सबसे पहले इसलिए आपको धन्यवाद देना जरूरी भी है कि आपने सीवान के शिक्षकों और साथ साथ छात्रों की समस्या को उठाने का जो आपने ये काम किया है, उसके लिए स्पेशल थैंक्स गो टू यू। मैं एक बात कहना चाहता हूँ श्रीमान, और निश्चित रूप से एक स्पेशल थैंक्स शुड गो टू यू, क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया और हम सीवान के शिक्षकों को एक जगह एकत्र किया और आपने हमसे राय मांगी। और जिस प्रश्न को आपने किया है, उससे पहले मैं अपने साथी संजीव मिश्रा, साथी रवि जी को और आफ्ताब जी को नमस्कार बोलता हूं, और मैं अपने दोनों साथी से बिल्कुल सहमत हूं। हमारे यहाँ जो छात्र हैं, वो जो बिहार बोर्ड के स्पेशलिस्ट छात्र होते हैं, उनके अगर आप उनके अटायर को देखेंगे, वस्त्र को देखेंगे, और यह फिल्मी डायलॉग अमिताभ बच्चन का साहब का था, मुझे याद आता है कि इंसान की उसकी स्टेटस, उसकी औकात उसके जूते से पहचान हो जाती है। बड़ी वो फिल्मी डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था। आज बिहार बोर्ड के जो लड़के होते हैं, चप्पल भी ठीक से उनके पैरों में नहीं होता है, कॉस्टली शूज की बात दूर कर, आप बहुत दूर की बात हो गई। आज जो विद्यार्थी हमारे बिहार के हैं, वो इस कंडीशन में यूज टू बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा जहां हमें मोबाइल से पढ़ने का मौका मिले। ऐसे कंडीशन में विद्यार्थी यूज टू नहीं है। अगर ऐसे कंडीशन में यूज टू हो भी रहे हैं, तो उनके पास उतनी डेटा मौजूद नहीं है। वो परिवार से इतने स्ट्रांग नहीं कि 500-600 रुपए खर्च करके हमारे पास, हम 4 शिक्षकों को पढ़ाई के लिए डेटा उनके पास एक लिमिटेड डेटा है, 1.5 GB का डेटा है, 2 GB का डेटा है। उस लिमिटेड GB में वो कितना हम तक अपना अप्रोच बना सकते हैं, या हम उन तक कितना अप्रोच बना सकते हैं, ये सभी जग जाहिर है। एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि आपका ही प्रश्न का मैं एक छोटा सा आंसर करने जा रहा हूं। हमारे संजीव भाई ने कहा कि सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत दे दी गई। सारे सेक्टर को, आपको याद होना चाहिए रफीक साहब, सबसे पहले अगर सेक्टर कोई भारत सरकार ने बंद किया था तो वो शिक्षा का क्षेत्र था। और आज भी लड़के इस इंतजार में हैं, और इन बच्चों के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम गार्जियन भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो बच्चों से ज्यादा गार्जियन परेशान है। आप भी परेशान है, अगर आपके घर बच्चे हैं तो आप भी परेशान है कि उनके सिलेबस का क्या होगा। हम सभी परेशान है। अगर 2-3 महीने के अंदर अगर सरकार हमें मौका देती है तो निश्चित रूप से उनके सिलेबस को पूरा कराया जा सकता है। लेकिन एक बट है यहाँ पर, और मेरा सवाल लाजमी है सरकार से, जो सरकार ये डबल स्टैंडर्ड अपना रही है, उस सवाल से एक सरकार भी है रफीक साहब। और सवाल ये है कि सिनेमा घर में जाने वाले व्यूअर्स कौन है? सिनेमा घर में जाने वाले अधिकतर व्यूअर्स वही हैं जो 18, 19, 20 साल के छात्र हैं। अगर वो छात्र वहां अटेंड करके उनके फिल्म को एंजॉय कर सकते, उनको कोरोना नहीं हो सकता है, तो क्या वो क्लास में, जहां पर एक शिक्षक उनको पूरे गाइडलाइन के साथ, सैनिटाइजेशन के साथ, सरकार के गाइडलाइन को, अगर बिहार में, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, बिहार के तमाम शिक्षकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके चलते कोरोना को लोगों ने समझा है। अगर किसी ने सबसे पहले अगर जागरूक किया है समाज को, तो शिक्षक ने किया है। अगर वो लड़का सिनेमा हॉल में बैठ के एंजॉय कर सकता है और वो हमारे क्लास में कोरोना से अफेक्टेड हो जाएगा, सवाल ये है कि सरकार की नीति क्या है। सरकार हमें बाजार में, आपने सही
ही उठाया मुद्दा। बाजार में आप किसी भी जगह जाते हैं, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, कहीं भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, लेकिन हम लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन समाज को सिखाते हैं, हम लोग जो समाज का आईना है, उन विद्यार्थियों को हम गाइडलाइन देते, वो विद्यार्थी कोविड के बारे में नहीं जानते थे। हम लोग हमेशा विद्यार्थियों कोविड के बारे में इन 4-5 महीनों के अंदर उन्हें बताते रहे कि बेटा कोविड ये है, कोविड ये है। आज वही शिक्षक जो है लाचार खड़े हैं और इस इंतजार में फरवरी का महीना गया, मार्च का महीना गया, अप्रैल का महीना गया, जून का महीना गया, जुलाई का महीना गया, अगस्त, इस होपफुल में हम जीते रहे, उम्मीद की अब हमें शायद खोलने की अनुमति मिलेगी। अगर समाज के हर सेक्टर को आपने जीने का मौका दिया है तो शिक्षकों को भी जीने का मौका मिलना चाहिए। ये कौन सी डबल स्टैंडर्ड आपकी नीति है, मुझे समझ में नहीं आती है। ये कोरोना केवल शिक्षा में, और शिक्षा वो है श्रीमान, मैं संजू भाई के एक बात को, रवि भाई को मैं, देखिए समय आप मुझे उतना नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे पैनलिस्ट बहुत बैठे हुए हैं, सबका आदर करना है, सम्मान करना है, लेकिन रफीक साहब ये सवाल तो उठता है कि वही लड़के जो मार्केट जाते हैं, वही लड़के जब जमीन रजिस्ट्री करने के जाते हैं, वही लड़के जब सिनेमा घरों में जाते हैं, वही लड़के जब यहाँ वहां जाते हैं तो उनको कोई कोरोना का डर नहीं, लेकिन वही लड़के हमारे क्लासरूम तक आते हैं जहां पर हम कमिटमेंट करते हैं पूरे भारतवर्ष का। आपने जो आज आपने जो शीर्षक दिया है कि हम क्यों कंप्रोमाइज करें, सिवान नहीं कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, पूरे भारत को कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। ये मुझे सेंटेंस कहना पड़ रहा है, हम कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। और जहां तक संजू भाई की बात है, 2 महीना में सिलेबस 3 में पूरा कराया जा सकता है, लेकिन भाई साहब 3 महीना के अंदर सिलेबस कैसे पूरा कराया सकता है? रफीक साहब, आप एक छात्र भी अपने जीवन में रहे, आप समझ सकते हैं जिस एजुकेशन को 1 साल के अंदर सिस्टमेटिक ढंग से बांटना पड़ता है कि अप्रैल के महीने में ये पढ़ाया जाए, जून के महीने में ये पढ़ाया जाए, आप एकाएक उस पर बोझ लादने का काम करेंगे। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आप बताइए श्रीमान, ये जो रवि साहब ने एक बात कहा कि कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्जाम को आपने कंडक्ट कराने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, भारत का एपेक्स कोर्ट कहता है, हिंदुस्तान का जो एपेक्स कोर्ट है वो कहता है कि हम बच्चों को 1 साल बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि जो बड़े लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्र कौन है? ये वही है जिनको हम सींचते हैं, ये हमारे बच्चे जिनको 8, 9, 10 में सींचते हैं, ये हमारे बच्चे जिनको हम सींच कर उस मुकाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जब यही उनका आधार कमजोर पड़ जाएगा तो कौन जवाब देगा कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सफल हो पाएंगे? कभी नहीं सफल पाएंगे, क्योंकि जब उनकी बुनियाद कमजोर रहेगी तो कोई मकान उस पर आप मजबूती के साथ नहीं खड़ा कर सकते हैं। इसलिए हम भारत सरकार से अपील करते हैं, कि आप, या अगर राज्य सरकार के माथे पर आपने थोप दिया है अनलॉक 5 को, हमने देखा श्रीमान बड़ी निराशा हुई, बहुत निराशा हुई। इसलिए ना सब, क्योंकि हम उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद हमको इस अनलॉक 5 में पढ़ाने का मौका मिलेगा। जो बच्चे हमारे हजारों फोन करते हैं, क्या सर क्या हुआ, हमने कहा बेटा वॉच करो, क्योंकि हम लोग समाज का आईना दिखाने वाले हैं, हम इलीगल काम नहीं कर सकते हैं। अगर वैसी संस्थाएं कुछ छुप के जो खोल रही है श्रीमान, उनके दिल में डर होता है, अरे कोई आ गया अधिकारी, और डर के साथ पढ़ाने वाले हम नहीं, हम चोर नहीं है, हम खुलेआम पढ़ाना चाहते हैं। और सरकार का हमें आप हमें मौका दिए श्रीमान, आप हमें मौका। अगर हम भारत के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक, नीतीश जी, अगर रैलियों को परमिशन मिल सकता है, हजारों लाखों को हुजूम बिना मास्क लगाए, बिना सैनिटाइजेशन किए कमरों में आप एक साथ हजारों लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, तो शिक्षकों को भी उनके क्लासरूम में जाने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात से 100% सहमत होंगे हमारे सभी लोग, सभी दर्शक भी। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पर एक बात समझने की है पूरी जनता को भी और सरकार को भी, कि शिक्षकों की जो मेहनत है उसको कोई नहीं देख रहा है। वो शिक्षक चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करने के चक्कर में वो रात भर जाग के नोट्स कैसे तैयार कर रहे हैं, क्या पढ़ाना है, कैसे लिंक शेयर करना है, वो तमाम जो मेहनत कर रहे हैं। मैं खुद पर्सनली अपने कई शिक्षकों को जानता हूं जो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते हैं, और वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं इसके बारे में कोई नहीं बात करता। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल बेस के टीचरों की भी बात करें तो उनके ऊपर में सबसे ज्यादा बोझ होता है। स्कूल के बारे में कोई नहीं पूछता है, लेकिन कोचिंग में पढ़ाने वाले जो माँ बाप होते हैं वो अपने शिक्षकों से जरूर पूछते हैं कि आप मेरे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में पास होगा कि नहीं होगा। इनके ऊपर जितनी जिम्मेदारियां होती है मेरे ख्याल से किसी और शिक्षक के ऊपर नहीं होता है, जो भी सरकारी, खासकर मैं अगर बात करूँ तो। यहाँ पर एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि क्या चीज, जैसे मान लीजिए कि जब आप तमाम लोग जो भी कोचिंग आप चलाते हैं, आप सरकार की गाइडलाइन के तहत चलाते हैं, आप सरकार के तय किए हुए नियमावली के हिसाब से चलाते हैं, तो मैं एक सवाल यहाँ पे एक अफ्तार जी से करके फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग से आप लोग लेते हैं रेंट पर बच्चों को पढ़ाने के लिए, जगह बड़ी रखते हैं ताकि बच्चों को सहूलियत मिले, वैसे में 6 महीने से पिछले बंद है सारे कोचिंग संस्थान,
किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं, या बच्चों पर क्या मतलब इस तरीके का उनको आबो हवा वातावरण मिल रहा है कहीं पर, घर पर भी, या उनके अब बागीचे में भी बैठ कर पढ़ने की? आफ्ताब भाई। रफीक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। अरे आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग इतना समाज के लिए कर रहे हैं। और मैं अभी विशाल सर ने जो बात कही, संजीव सर ने जो बात कही, रवि सर ने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि सरकार शिक्षक के बारे में कभी नहीं सोचती। यानी शिक्षक वर्ग के जितने भी जो टीचर हैं, यानी सरकार की नजर में कमजोर है। तभी तो गवर्नमेंट शिक्षक के बारे में नहीं सोच रही है कि अनलॉक 1 हुआ, अनलॉक 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। उम्मीद हम लोग लगा के बैठे थे कि कोचिंग खुलेगा। आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका हम कॉल रिसीव किए हैं, पिक किए हैं। जो कॉल 150-200 कॉल हम पिक किए हैं कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कब कोचिंग खुलेगा। मैंने कहा कि बाबू कल 1 तारीख है, 1 तारीख को कॉल करो, कोई आदेश सरकार की आएगी, हम बिल्कुल हम बताएंगे कोचिंग कब खोला जाएगा। आज गाइडलाइन आया, पता चला कि कोचिंग नहीं खुलेगी, सिनेमा हॉल खुलेंगे, बहुत सारी चीजें। और जो आपने जो बात कही कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह का है, अभी 13 मार्च को लॉकडाउन हुआ, सारे 22 मार्च से शुरू हुआ। और लॉकडाउन तो 23 से था, पर शिक्षण संस्थानों को 11 मार्च से ही बंद किया गया। 11 या 12 मार्च को ही हम लोग मतलब सबसे पहले टारगेट शिक्षा संस्थानों पर ही था। हाँ, बंद कर दिए। हम लोग सरकार की बात को माने, जो आदेश आया उसके हिसाब से हमने कोचिंग बंद कर दिया। और आपको उसके बाद से हम लोगों ने बच्चों को ऑनलाइन क्लास देना शुरू कर दिया कि सिलेबस को देखते हुए कि सिलेबस 1 साल का सिलेबस है। क्योंकि विशाल भाई सर ने अभी जो बात बोली है कि हम लोग टॉपिक को देखते हैं कि जनवरी में क्या पढ़ाना है, फरवरी में क्या पढ़ाना है, मार्च में क्या पढ़ाना है। बिल्कुल सही है। टीचर एक टारगेट लेके चलता है कि मुझे क्या, कौन सा टॉपिक किस मंथ में पढ़ाना है, तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, ऑनलाइन क्लास चलाया जाए। तो बहुत सारे बच्चियां का कॉल आया कि सर मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम कैसे मोबाइल खरीदेंगे, नेट का रिचार्ज कैसे कराएंगे, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं है, मेरी पढ़ाई छूट रही है। तो बच्चे एक उम्मीद, शिक्षक भी एक उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि कोचिंग जरूर खुलेगा, सरकार कोई ना कोई शिक्षक के बारे में सोचेगी, उसके पक्ष के बारे में सोचेगी कि जरूर खुलेगा। बच्चे भी एक उम्मीद लगा कर बैठे थे, छात्र बैठे थे कि हाँ कोचिंग जरूर खुलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक नेटवर्क आया था जियो जैसे कि फ्री में चलता था, तो मैं समझ सकता था कि बच्चों कुछ इस्तेमाल भी कर सकते थे बच्चे। लेकिन अब वहीं पर जो वो चार्जेस लेने लग गए हैं, जो बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ रवि सर, संजीव सर, विशाल सर, आप लोगों से भी, कि आपके पास भी कई ऐसे बच्चे आए होंगे जो महीने का 100-200 रुपए देने में भी सक्षम नहीं होंगे। कहीं ना कहीं इस तरह के बच्चे आपके पास आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो बच्चे इंटरनेट पैकेज भरवाने के लिए 400-500 रुपए महीने का या हफ्ते का, संभव है ऐसा? नहीं पढ़ पाते हैं सर। देखिए, सच पूछा जाए तो ग्रामीण परिवेश के छात्रों को काफी असुविधा हो रही है। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दूसरी बात कि वो तैयार भी नहीं थे, उनके पास वो गैजेट्स नहीं है जिससे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। ये सुविधा सिर्फ महानगरों में और अपर क्लास के लोगों के पास ही है। मिडिल क्लास भी सफर कर रहा है और पुअर क्लास के पास तो समस्याओं का अंबार है, तो उनकी शिक्षा बुरी तरह से सफर हो रही है और सरकार बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दे रही। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ जी, भाई अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए प्लीज, बोलिए। हाँ, जियो की जो आपने बात की, तो हम बताते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, ठीक है, 5 बच्चों को पढ़ना है। अगर कोई लड़का 2 GB लिया है, एक दिन में अगर जियो 2 GB देता है, उसको फिजिक्स का भी क्लास करना है, केमिस्ट्री का भी क्लास करना है, बायो का भी करना है, मैथ का भी करना है, इंग्लिश का करना है। ठीक है, 45 मिनट्स का क्लास है। आपको क्या लगता है कि 2 GB में काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं चल सकता। उसके लिए अलग से डाटा बच्चों को लेना पड़ेगा। बच्चों के पास पैसा नहीं है, कैसे रिचार्ज कराएगा वो? अच्छा, सबसे बड़ी बात कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, तो फिर हम किस बुनियाद पर कह सकते हैं कि आपको हम ऐसे पढ़ाएंगे? तो ऑलरेडी हमारे जो आप कह सकते हैं एजुकेशनल सिस्टम है, रूट कॉज अगर पता करेंगे, रूट में जाएंगे, तो आपको पता ये चलेगा कि कई ऐसे गांव है जहाँ पे सरकारी स्कूल नाम के तो है लेकिन वो छप्पर टूटने पर है।
मैं फिर से आना चाहूंगा संजीव जी पर। मैं जानना चाहूंगा संजीव जी, एक बात बताइए कि सरकार जिस तरीके से अनलॉक कर रही है, क्या कभी आप लोगों ने इस प्रशासनिक लेवल पे इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करी कि क्यों नहीं बच्चों को पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, जब तमाम चीजें हम लोग प्रोवाइड करने को तैयार हैं कि हम सैनिटाइज करेंगे, बच्चों को सैनिटाइजर देंगे, फिर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। आप लोग कभी बात करने की कोशिश की प्रशासनिक लेवल पे? सर, हम लोगों ने बात करने की कोशिश इसलिए नहीं की जी। कि हम लोग बराबर टीवी में वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के गाइडलाइन का इंतजार कर रही है। तो जब सरकार, जो मुख्यमंत्री, जो शिक्षा मंत्री जब केंद्र सरकार पर निर्भर है, तो किस प्रशासन से बात करें? प्रशासन भी तो मंत्री पर निर्भर है। जब केंद्र सरकार के गाइडलाइन का राज्य सरकार इंतजार कर रही है, तो फिर प्रशासन से कहने से कोई फायदा नहीं है। सर, आपके चैनल के माध्यम से हम दो बात कहना चाहते हैं जी। पहला, बिहार के लिए पहला कि जितना जल्दी हो सके, बिहार में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बहुत कम है, 13,500 के करीब है मात्र। इस परिस्थिति में जब सभी चीज खुल सकते हैं, तो शिक्षण संस्थान को उचित गाइडलाइन के अनुसार खोल देना चाहिए, नितांत आवश्यक है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सीबीएसई ने अपने सिलेबस में 30% की कटौती की है कोरोना को देखते हुए, लेकिन बिहार सरकार द्वारा ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया अभी तक। बच्चे अंधेरे में हैं, डार्क में, उनका एग्जाम फरवरी में है। सीबीएसई का मार्च में होता है, बिहार बोर्ड का एग्जाम फरवरी में होता है, लेकिन अभी तक बच्चे डार्क में हैं कि हमारे एग्जाम में टोटल सिलेबस आएगा कि सिलेबस में कटौती। अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है। तो बिहार सरकार को भी जल्द से जल्द इस पर विचार करना चाहिए कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए, संस्थानों के बंद को देखते हुए सिलेबस में कटौती की जाए, और जल्दी से जल्दी यहाँ पर उतनी बड़ी गंभीर समस्या नहीं है, यहाँ पर खोला जा सकता है, और इसको खोला जाए चाहे प्राइवेट। एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, विशाल जी से मैं जानना चाहता हूँ कि विशाल सर, ये बताइए कि क्या हमारे बच्चों के पास भविष्य के बारे में सोचने के लिए, अगर उनके पास सही, मान लीजिए कि अभी उनका मस्तिष्क, जो उनका माइंड उतना डेवलप नहीं किया है, तो जिम्मेदारी वहां पर गार्जियन, आप जैसे शिक्षकों और सरकार की जरूर बन जाती है। तो क्या ऐसे में सरकार को इनके बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता नहीं, या इनको भी एक राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है कि चलो जब तक ये घर में ठीक है? क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर उतरे, तब जाकर ये बात सुनेंगे इनकी? विशाल जी। रफीक साहब, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, सरकारी एजुकेशन के प्रति चिंतित है ही नहीं। अगर एजुकेशन के प्रति थोड़ी सी भी सरकार की कोई जवाबदेही है, तो सबसे पहले अपने सरकारी तंत्र को ठीक करती। आप बार बार इस इशू को उठा रहे हैं, आप क्या इस बात से एग्री करते हैं कि हमारे बात से कि सरकारी तंत्र के किसी विद्यालय में हमारे बच्चे, आपके बच्चे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहां पर उनके पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाने वाले अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं, लेकिन वो अपना 100% नहीं देना चाहते। बिल्कुल। और वो नहीं, लेकिन हम प्राइवेट शिक्षक, हम अपना 100% हमेशा ही बच्चों को देते हैं। और मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ रफीक साहब, कि अगर हिंदुस्तान का रिजल्ट बनता है, अगर हिंदुस्तान अगर IAS IPS, अगर हिंदुस्तान बड़े बड़े छात्रों को पैदा करता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रफीक साहब, ये उन शिक्षकों की मेहरबानी है जो प्राइवेट सेक्टर के शिक्षक हैं। वो मेहनत करते हैं, जैसे अभी आपने इस बात को उठाया, 12 बजे रात तक जगते हैं, वो बच्चों का नोट्स तैयार करते हैं, वो 10 साल का क्वेश्चन टटोलते हैं, वो बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, वो बच्चों के साथ जूझते हैं, वो जानते हैं कि बच्चे रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। सरकारी तंत्र के शिक्षक के क्या है कि बस सैलरी आ जाती है। मैं किसी को, देखिए, सरकारी तंत्र पर मैंने उठा, मैं उस सिस्टम पर उठाना चाहता हूं कि अगर उस सिस्टम पर भी आप लगाम लगाते हैं, तो हम और वो मिलकर शायद बच्चों को और बेहतर रिजल्ट दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा मौका दे नहीं। जहां तक एक बात है प्रश्न का आपका, मैं कहना चाहता हूं, आफ्ताब भाई ने कहा, सबने कहा कि हमारे यहाँ बिहार बोर्ड के, मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार बोर्ड के ज्यादा बच्चों को हम पढ़ाते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चों की क्या है, उनके घर, आप अगर उनका घर जाकर देखें, वो कैसे जैसे तैसे गार्जियन मजदूरी करके, रिक्शा चलाकर, ठेला चलाकर, और वही फी हम लोग भी लेते हैं 2,000-3,000 रुपए, जो पूरे साल पढ़ाते हैं। एक सीबीएसई बोर्ड का विद्यार्थी 3,000-5,000 रुपया तो पर मंथ देता है, लेकिन उसी 3,000-2,000 में एक बिहार बोर्ड का टीचर उनको पूरे साल पढ़ाता है, पूरे साल उनके साथ जूझता है। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि ये गरीब बच्चे कुछ करे।
और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, पूरा सर उठा के कह सकता हूँ और जिम्मेदारी के साथ इस बात को मैं कहने जा रहा हूँ कि अगर बिहार में सबसे ज्यादा सफल छात्र अगर है तो ये हम प्राइवेट शिक्षकों का देन है। मैं एक क्रेडिट मैं खुद को नहीं दे रहा हूँ, और बिहार के तमाम शिक्षकों को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उनकी लगन है, उनकी मेहनत है और वो बच्चों के लिए चिंतित हैं, बच्चे चिंतित हैं। रफीक साहब उनके पास वो दिन रात जोड़ रहे हैं कि 3 महीना का वक्त बचा, अब हम क्या कर सकते हैं। एक ऐसा मैथमेटिक्स का चैप्टर, मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूँ, मैं एक लिटरेचर का टीचर हूँ, लेकिन मैं मैथमेटिक्स के टीचर के समस्याओं को उजागर करना चाहता हूँ, केमिस्ट्री के टीचर के समस्या को उजागर करना चाहता हूँ, मैं फिजिक्स के टीचर के तरफ से मैं उनके बिहाफ में मैं उनको रिप्रेजेंट करके बात बोलना चाहता हूँ कि उनके एक एक चैप्टर ऐसे हैं जिनको एक चैप्टर पढ़ाने के उनको 3-3 महीने वक्त लगे। ये सरकार क्या चाहती है? ये सरकार सोई हुई है। सीबीएसई बोर्ड ने तो ये कम से कम अपना मंसूबा जाहिर कर दे कि 30% सिलेबस ये सरकार तो अभी ये भी बताने में सक्षम नहीं है कि 30% काटेंगे कि 40% काटेंगे, क्या कटौती करेंगे क्या नहीं, ताकि विद्यार्थी रिलैक्स रहे कि चलो ये 40%। अगर वो 40% भी कट जाता है और वो चैप्टर विद्यार्थी नहीं पढ़ते तो नुकसान विद्यार्थियों का है। सरकार क्या ऐसा समय दे उनको पढ़ाएगी नहीं? शिक्षा का सर्टिफिकेट का महत्व नहीं होता रफीक साहब। हम क्या करते हैं, वी वैल्यू एजुकेशन, वी डोंट वैल्यू सर्टिफिकेट। और हम यही मानते हैं कि शिक्षा को हमको सैल्यूट करना पड़ता है, सर्टिफिकेट सैल्यूट नहीं करना पड़ता है। और जब आप समय नहीं देंगे, हम चिंतित हो गए, क्या करें? हम चिंतित होकर तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम चिंतित होकर आए दिन हर मीडिया को बाइट देते हैं। हमारे साथी एक कल हमसे सवाल पूछ रहे थे, आपके मीडिया बंधु हमसे सवाल किया कि सर कुछ संस्थाएं खुल रही हैं, तो मैंने कहा उनसे अपील की अगर कुछ संस्थाएं खुल रही हैं तो नहीं खुले, क्योंकि सीवान शिक्षक एसोसिएशन को बदनाम नहीं करे, लेकिन उसके रूट कॉज को जाने, क्यों वो सरकार से बगावत करके क्यों खोलना चाहते हैं, वो सरकार के खिलाफ जाके क्यों खोलना चाहते हैं, वो लीगल आदमी होकर इलीगल क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो रोटी रोटी के लिए साहब, उसके रूट कॉज को जानिए। वो चाहते हैं, अभी आपने देखा गोपालगंज का इंसिडेंट, आपको 3 शिक्षक अरेस्ट होते हैं, थाने में जाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा उनकी मर्यादा उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा भी चली गई श्रीमान। लेकिन ये क्या करे, लेकिन वो सरकार के खिलाफ जाकर, क्योंकि पता है वो दाने दाने के लिए मोहताज है साहब, वो खाना चाहते हैं, वो चाहते हैं 10-20 बच्चे भी आए, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे जेल जाना पड़े तो जाना पड़े, मेरे पीछे एक परिवार भी है साहब, he is not alone साहब, he has a family, he has to survive them, he has to give them, उनके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है और they will work according to responsibility they have got। लेकिन ये सरकार तो समझती नहीं है, ये समाज सरकार समझती है कि इलेक्शन बीत जाएगा, हमको ताजपोशी मिल जाएगी, हमारे मंत्री बन जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, एजुकेशन भाड़ में जाए, शिक्षा भाड़ में जाए, कुछ नहीं, बच्चों को बाद में फर्स्ट डिवीजन से पास करा देंगे, 70 और 90% हम फर्स्ट डिवीजन दिखा देंगे, सरकार का रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो तमाम गालियां हम शिक्षकों को मिलेंगे कि यही बिहार बोर्ड के, ये बिहार के शिक्षक पढ़ाते हैं। ये देखिए रिजल्ट होता है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाते, लेकिन बिहार के लोगों को क्या पता है, और ये हमारे स्टेट से बाहर के लोगों को क्या पता है कि साहब के बिहार के एजुकेशन सिस्टम ऐसी है जहां विद्यार्थियों की कदर नहीं है श्रीमान, जहां शिक्षा की कदर नहीं है। ये विद्यार्थी 3 नंबर के, मैं रफीक साहब, मैं आप बीइंग ए स्टूडेंट, मैं भी रहा हूं, आप भी एक स्टूडेंट अपने जमाने में, एवरीवन इज फर्स्ट स्टूडेंट, पहले वो विद्यार्थी है। उस लिहाज में आप सोचिए कि क्या 3 महीने के आप 12 महीना के सफर को 3 महीना में पूरा करके क्या किसी कॉम्पिटिटिव के लायक अपने आप को बना पाएंगे, अपनी जड़ों को मजबूत कर पाएंगे, अपने फाउंडेशन को मजबूत कर पाएंगे? और वो फाउंडेशन मजबूत नहीं कर पाएंगे वो किस काम के होंगे, असफल होंगे, और कल आप हमें बदनाम करेंगे कि बिहार के सिस्टम यही है, यहाँ के कोचिंग संस्थाओं का यही हाल है, एजुकेशन कुछ देते नहीं है, तालीम कुछ देती नहीं है। गाली सुनने के लिए साहब हम शिक्षक बैठे हैं और वाह वही लेने के लिए सरकार बैठी है। वाह भाई सरकार, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप जहाँ भी रफीक साहब, मैं एक लास्ट एक बात मैं रफीक साहब कहना चाहता हूँ, जब भी कोई विद्यार्थी टॉप करता है, पता है उनको किसी हाई फाई किसी स्टेज पर बुलाकर उस स्कूल, उस विद्यालय, कॉलेज का नाम देकर उसे एक मेडल पहना दिया जाता है। हम शिक्षकों का योगदान उनको सम्मानित कर दे, हम शिक्षकों के योगदान को कहीं काउंट ही नहीं करती, तो ये सरकार हमें अब क्या काउंट करेगी? ये सरकार हमको एक्नॉलेज करती नहीं है। ये सरकार तो सारा क्रेडिट खुद ही लेना चाहती है, कुछ करती है नहीं, लेकिन क्रेडिट तो चाहिए हमको कि फलना कॉलेज का लड़का टॉपर रहा, बिहार में सीवान का लड़का टॉपर रहा, डीएवी कॉलेज का टॉपर रहा, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पर जाकर इस बात की तहकीकात कीजिए कि क्या वो लड़का सिर्फ कॉलेज पढ़ के अपने जीवन के सफर को पार लगा सकता है? नहीं।
मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को निश्चित रूप से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। हर आपके घर के बच्चे हो, उनके घर के, या किसी भी अधिकारी घर के बच्चे हो, बिना ट्यूशन के, बिना किसी ट्यूटर के वो किसी भी एग्जाम के लायक अपने आप को नहीं बना सकते हैं साहब। लेकिन वही वो मेरा तो ये मानना है कि देश की बात हो या है। किसी व्यक्ति विशेष के भविष्य की बात हो, अगर सबसे बड़ा योगदान कोई करता है किसी के भविष्य को बनाने में, देश को बेहतर बनाने में, वो शिक्षक ही है। इससे कोई नकार नहीं सकता इस बात को। और मुझे लगता है कि इनके तमाम समस्याओं को अगर सरकार नहीं सुनती है तो इलेक्शन भी बहुत करीब है, मुझे लगता है कि नीतीश सरकार को जरूर इस पर गौर करना चाहिए, सोचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल सर। मैं एक सवाल और करना चाहूंगा रवि सर से, और फिर एक एक राउंड हम सब लोगों से आपकी राय लेकर इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे, क्योंकि देखिए मुद्दे बहुत हैं, समय कम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि समय समय पर आप लोगों से बात होती रहे और इस मुद्दे को गार्जियन तक, बच्चों तक पहुंचाते रह जाए। सरकार तक बात पहुंचनी ही चाहिए और पहुंचेगी भी। तो रवि जी एक बात बताइए कि ये तमाम अनलॉक के प्रोसेस में शिक्षा संस्थानों को छोड़ देना, शिक्षा को छोड़ देना, बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, वो तमाम आप लोगों ने बात को रख दिया। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आप जो कुछ मैसेज देना चाहें सरकार को या समाज के लोगों को, बच्चों को, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बस अपनी एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी अंतिम बात को, कि सरकार, स्पेशली बिहार सरकार, क्योंकि बिहार सरकार को कहना अब इसलिए जरूरी है क्योंकि अनलॉक 5 में जैसा हम लोग देख रहे हैं, कुछ घंटे पहले ही न्यूज आया कि अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में शिक्षण संस्थानों को वो किस तरह से संचालित करती है, ओपनिंग किस तरह हो, इसके बारे में अब स्टेट सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की सतर्कता चुनाव के लिए सरकार द्वारा दिखाई जा रही है, अगर उसी तरह की सतर्कता शिक्षण संस्थानों के लिए दिखाई जाती, तो ये महसूस होता है कि वो छात्रों और बिहार के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। वर्तमान समय में तो यही प्रतीत होता है कि सभी राजनेता सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें छात्रों के बारे में कोई परवाह ही नहीं है। और अगर यही हालात रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी खासकर प्राइवेट शिक्षक हैं उनको सड़क पे उतरना पड़ेगा अपनी मांगों के लिए, जो कि एक शिक्षक वर्ग के लिए बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। पर सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम लोग कुछ ऐसा कदम उठाएं, और अगर ऐसा होता है तो ये शिक्षक जगत के लिए, शिक्षण कार्य में जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बुरा होगा कि उन्हें सड़क पर आना पड़े। तो बेहतर है कि सरकार जागे और जिस तरह से वो कह सकते हैं कि त्वरितता दिखा रही है इलेक्शन में, कुछ उसी तरह का कार्य वो शिक्षण क्षेत्रों के लिए करे तो बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इससे भविष्य बच्चों का जुड़ा हुआ है, देश का जुड़ा हुआ है। मैं वही आखिरी सवाल आपसे भी करना चाहूंगा आफ्ताब भाई, कि अगर आपको कुछ अपनी बात को रखनी है सरकार के सामने और बच्चों के संदर्भ में, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्या चाहती है और क्या करना चाहती है। ये आप खुद देखिए कि सिवान जैसे शहर में हर चीज खुला हुआ है, भीड़ वैसे ही है, हर जगह है, जहां देखिए वहां वैसी भीड़ है, रोड पे जाइए ट्रैफिक है, आप कहीं भी देखिए वैसी भीड़ है। छात्र अगर आते हैं क्लास करने के लिए तो उनको कोरोना से डर है, तो सरकार एक कोरोना को ऐसे बना दी कि छात्र क्लास करने के लिए आएंगे तो उनको कोरोना हो जाएगा, इसलिए कोचिंग नहीं खुल सकता है, लेकिन बाकी सब चीज आप खोल सकते हैं, हर चीज खुल सकता है। छात्रों, सरकार जो है छात्रों के लिए कुछ सोचती नहीं है, ना शिक्षक के लिए सोचती है। बहुत चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया संजीव जी। मैं संजीव जी से जानना चाहूंगा कि संजीव जी, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया था, 2-3 एग्जांपल आपने दिया था, बहुत सही एग्जांपल दिया था कि फिल्म, सिनेमा घर में बच्चे या जो भी जाते हैं वहां पर आपको दिखाई नहीं देता है, दूसरे सारे काम हो रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। आप क्यों नहीं इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं, गार्जियन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे भविष्य उनके बच्चों का जुड़ा हुआ है और इसको लेकर कोई गंभीर नहीं है? तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षा प्राइमरी नीड है। शिक्षा, कहा जाता है कि शिक्षा, चिकित्सा और रोटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चुनाव आपको नजर आ रहा है, सभी चीजें खुलते जा रही हैं, यहाँ तक कि सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, सब कुछ खुल रहा है। सरकार का अनलॉक 5 में ये भी आदेश है कि दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा आप इच्छा अनुसार हर्षोल्लास से मना सकते हैं। वहां भी भीड़ होता है, वह भी भीड़ तंत्र है। तो तमाम भीड़ तंत्र
खुल सकते हैं जहां अनुशासन का कोई मायने नहीं है, डिसिप्लिन कहीं मेंटेन नहीं होगा, कहीं मास्क सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगा और वहां कोरोना नहीं फैलेगा। यही बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, जो कोचिंग में जाते हैं, वो वहां जाएंगे तो कोरोना लेकर घर नहीं आएंगे, और क्या स्कूल कोचिंग में जाएंगे तो कोरोना लेकर आएंगे? उनके घर के लोग क्या मार्केट में जाते हैं तो कोरोना लेकर नहीं आते हैं, और कोचिंग स्कूल में जाएंगे तो कोरोना लेकर आ जाएंगे? सरकार ये अपना चरित्र बदले। चुनाव में रैलियां होगी, अभी आपके सामने 2, 4, 5, 10 दिन में देखिएगा कि तमाम बड़ी बड़ी रैलियां होगी, झुंड के झुंड में नेता जाएंगे, उनके समर्थक जाएंगे, तो वहां कोरोना, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और जहां अनुशासन हो सकता है, जहां डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर सब कुछ मेंटेन हो सकता है, उस चीज को आप बंद कर रहे हैं। वो सबसे प्राइमरी चीज है, सबसे बेसिक नीड है, उसकी ओर आपका ध्यान नहीं है और सारी चीजों की ध्यान है। यही कारण है कि कोचिंग से राजस्व नहीं मिल रहा है, शराब से राजस्व मिल रहा है, सिनेमा घर से राजस्व मिलेगा, तो वहां सरकार का ध्यान है, और जहां राजस्व नहीं मिल रहा है वहां चौपट करती जा रही है, शिक्षा चौपट होते जा रहा है। तो सरकार से मेरा लास्ट में यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि 2 चीजों पर ध्यान दे। एक, जल्दी से जल्दी बिहार में शिक्षण संस्थान को खोले जाए, और दूसरा, बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है सीबीएसई की तरह, चूंकि समय अब कम है, इसलिए सिलेबस में कटौती किया जाए और निश्चित रूप से और जल्दी किया जाए, ताकि बच्चे अंधकार में न रहें और अपनी तैयारी अभी से भी मुकम्मल कर सके और अच्छा रिजल्ट ला सके। बहुत शुक्रिया संजीव जी। मैं वही आखिरी में यही कमेंट चाहूंगा विशाल सर से। और जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप भाई कहिए, अपनी बात को कर लीजिए, फिर मैं आखिरी कमेंट लूंगा विशाल सर से, फिर उसके बाद से मैं खत्म करूंगा इस प्रोग्राम को। जी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है आफ्ताब सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी बोलिए। अब आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, बोलिए। कि सिवान जो जिला है, जी आप भी सिवान के हैं, ठीक है? जी बिल्कुल। तो आप देखिए, जो गांव क्षेत्र के जो पेरेंट्स सिवान में आते हैं और अपना मार्केटिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, हर काम करते हैं, जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं, हर काम करते हैं, वही पेरेंट्स अपने घर पे जाते हैं, अपने बच्चों के साथ खाना बैठ के खाते हैं। बिल्कुल। तो क्या पेरेंट्स जो आ रहे हैं सिवान, उनको कोरोना नहीं होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आज छात्र यदि आते हैं क्लास करने के लिए, तो वो कम्प्लीटली है कि जाएगा बच्चा, तो गवर्नमेंट के नजर में है कि कोरोना हो जाएगा। बिल्कुल, जबकि आप इस बात का पूरा एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों को पैक कर रहे हैं, तरीके से गाइडलाइन को फॉलो कीजिएगा, जबकि आप ये हाँ गाइडलाइन का आदमी फ्लो कर सकता है, हर चीज को कर सकता है। एक बेंच पे एक बच्चे को बैठा सकता है। अगर गवर्नमेंट आदेश करे कि शिक्षकों को आदेश दिया जाता है कि आप एक बेंच पे एक ही बच्चे को बैठाइए, मास्क, सैनिटाइज सब चीज अवेलेबल कीजिए, ठीक है, टेम्परेचर चेक करने वाला मशीन रखिए, हम लोग बिल्कुल अवेलेबल रखेंगे, हर चीज रखेंगे, ठीक है। एक बेंच ही बैठा, एक बेंच पे एक ही लड़का बैठाएंगे, 2 नहीं बैठाएंगे, एक ही बैठाएंगे। तो गवर्नमेंट को कम से कम आदेश छात्रों के हित में तो करना चाहिए कि उसका भविष्य एक अंधकार में जा रहा है, पढ़ाई छूट रही है। वो लड़का 12 करेगा तो या नीट के एग्जाम देगा, मेडिकल करेगा, जेई के एग्जाम देगा, कैसे देगा? उसका तो 12 भी सही से कंप्लीट नहीं हुआ। 11th के जो बच्चे आए वो कैसे 12 में जाएंगे? तो उनका कैसे वो एग्जाम देंगे? ना नीट के दे सकते हैं, ना जेई के दे सकते हैं, क्योंकि 11th से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 12 से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे? बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल एकदम जेन्युइन सवाल है। जाहिर सी बात है, जब ये तमाम शिक्षा संस्थान इस बात को कह रहे हैं कि हम हर तरह के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने शिक्षा संस्थानों को चलाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को किसी तरीके की दिक्कत होगी, जबकि सरकार खुद भी हर तरह की गाइडलाइंस को फॉलो करने में या कराने में खुद फेलियर रही है ना। हॉस्पिटल के बारे में अगर आप बात करें, चाहे आप सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं के बारे में बात करें, तमाम जगह पे खुद सरकार ही फेल होती हुई नजर आई है, जबकि प्राइवेट संस्थान तो हर तरीके से मदद करने को तैयार है। मैं आखिरी आप कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ बिल्कुल कहना चाहते हैं कि आप एक और चीज देखिए, अभी जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, आपके सिवान में भी 8 विधानसभा है। आप देखिए जो नेता जो लोग हैं वो अपना जो शक्ति प्रदर्शन जो कर रहे हैं, जैसे 5 लोग 7 लोगों के साथ, जैसे वो ऐसे नहीं है 50, 100, 200 के बीच में आ रहे हैं, अपना सभा एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि मुझे वोट चाहिए। तो क्या वो जो 50-100 लोगों को लेके घूम रहे हैं, तो क्या उनको कोरोना नहीं हो सकता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो गाइडलाइन को खुद लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलिए समय पर मैं चाहता हूँ कि विशाल सर आप अपने आखिरी
बात को रखते हुए इस प्रोग्राम को हम लोग खत्म करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, इस समस्या को आप समझिए। यहाँ पे जितने भी शिक्षक जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, ये वो लोग हैं जो आपके भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि अपने बारे में। ये वो शिक्षक हैं जो अपने दिन रात मेहनत करके अपने पूरे सिलेबस को डिजाइन करते हैं बच्चों के हिसाब से, समय के हिसाब से, और तब वो बच्चे जाके उत्तीर्ण करते हैं। मैं खुद पर्सनली इन तमाम शिक्षकों को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जब इनकी कोचिंग के बच्चे कामयाब होते हैं तो वो कितने फख्र से कैसे वो खड़े होते हैं स्टेज पर और उनको माला पहनाया जाता है, और वो इस बात को कहते भी है कि हमारे ये सर ने हमें इतना मेहनत करके पढ़ाया कि आज हम उत्तीर्ण हुए हैं, फर्स्ट आए हैं या डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर अगर शिक्षा के साथ यहाँ पर कंप्रोमाइज किया जा रहा है सरकार के द्वारा, हर चीज से खोल दी। बहुत अच्छी बात कहा संजू सर ने कि आपको शराब के दुकानों से मिलता है, रेवेन्यू आपको मिलता है, तो आपको शराब की दुकान खोलने में दिक्कत नहीं हुई, आपको तमाम चीजें सिनेमा घर खोलने में दिक्कत हुई। लेकिन जहां पर देश के भविष्य की बात है, बच्चों का समय बर्बाद होने की बात है, वहां पर आप उसमें बहुत ही पीछे हैं। जी विशाल सर, आप मैं चाहूंगा कि आप अपना आखिरी कमेंट दें, फिर इस प्रोग्राम को हम लोग खत्म करेंगे। रफीक साहब, अगर आखिरी कमेंट है तो मैं आपके माध्यम से और जो हमारे व्यूअर जुड़े हैं उनके माध्यम से समाज के हर तबके से जितने भी समाज में लोग हैं, जिस वर्ग के भी है, उन तमाम लोगों से आपके माध्यम से और आप तमाम मीडिया हमारे मित्र से भी और जितने भी हमारे समाज उनसे के माध्यम से एक अपील करना चाहते हैं कि शिक्षा को और संस्थाओं को उनका अपना उचित स्थान दिलाने के लिए आपसे हम सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। ये केवल हमारी मुहिम नहीं है, ये तमाम पत्रकार की मुहिम है, हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की मुहिम है और पूरे समाज का मुहिम। इसलिए हमारे संस्था को खोलने के लिए, क्योंकि हमारे संस्था से आपके बच्चे का भविष्य है, हम सबका भविष्य है, इसलिए हम तमाम लोगों से आखिरी अगर कमेंट आपने पूछा तो अपील करते हैं कि सरकार को दबाव बनाए, क्योंकि केंद्र सरकार अगर कहती है कि राज्य सरकार इसका निर्णय करे अपनी स्थिति को देखते हुए, तो आपके माध्यम से हम राज्य सरकार तक भी, जिला प्रशासन तक भी और समाज के हर तबके तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि वो हमें सहयोग करें और हमारे शिक्षण संस्थानों को खुलवाने में, ताकि उनके बच्चों को भविष्य को बनाने के लिए हम अपने प्रयास से और उनको सफल बनाने में जो प्रयास करते हैं उसका हमें मेहनताना मिल सके। मैं एक बात लास्ट जरूर कहना चाहता हूँ रफीक साहब कि जो पैसे मिलते हैं बेशक उससे हम अपने मकान खड़े कर लेते हैं, गाड़ियां मिल जाती है, लेकिन एक शिक्षक का असली पुरस्कार तब होता है जब उसके छात्र सफल होते हैं। इसलिए सफलता के लिए मैं भारत के हर गार्जियन से अपील करता हूं, भले ही आपने शीर्षक बनाया है कि क्यों सिवान करे कॉम्प्रोमाइज, लेकिन आज हिंदुस्तान कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। इसलिए ये पूरा क्वेश्चन हिंदुस्तान के लोगों का है और हिंदुस्तान के तमाम शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग सभी लोगों से, सवाल नहीं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा। देखिए ये जो समस्याएं बिल्कुल है बच्चों से जुड़ी हुई, बच्चों के भविष्य से। एक चीज और भी है, अगर मान लीजिए सरकार अनलॉक करती है, ठीक है, आप लोग शिक्षा संस्थानों को चलाइए, कोचिंग चलाना शुरू कीजिए, ऐसे में बहुत सारे परिवार के लोग ऐसे आएंगे जिनके पास इनकम बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, वैसे बच्चे भी आएंगे जिनके पास पैसा बिल्कुल घर में नहीं होगा। क्या ऐसे में आप लोग उन लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे जिनके पास इस तरह की आर्थिक स्थिति नहीं होगी अपने बच्चों को पढ़ाने की? रफीक साहब, सिवान में हर शिक्षक को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हर शिक्षक विकलांग बच्चों को, गरीब बच्चों को निःशुल्क सेवा देता है और इसके लिए तमाम शिक्षकों को मैं धन्यवाद देता हूं। इसका श्रेय कोई सिवान का एक शिक्षक नहीं दे सकता है। और जहां तक कोरोना का बात है तो निश्चित रूप से कोरोना ने हर वर्ग के लोगों के कमर को तोड़ा है और उसको ध्यान में रखते हुए अगर विद्यार्थी इकोनॉमिकली अपने आप को सफल बताता है तो आपके चैनल के माध्यम से जो शिक्षक हमें व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी अपील करना चाहता हूँ। ये 4 जो पैनलिस्ट हमारे साथी बैठे उनसे अपील करना चाहता हूँ और सिवान के नहीं हिंदुस्तान के तमाम शिक्षकों से अपील करना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों को योग करे। अगर वो इकोनॉमिकली कमजोर हैं तो आप 2-4 इन महीनों में उनको शिक्षा देकर उनके मंजिल तक पहुंचाने का जो है आप काम करें, क्योंकि कम से कम से उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। और पैसे के लिए एक बात आप रफीक साहब जान लीजिएगा, आप एक बात जान लीजिएगा, ये जितने भी शिक्षक सिवान के हैं केवल शिक्षक नहीं समाज सेवी भी हैं। और ये केवल मैं आपके ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बाइट देने के लिए आपके साथ लाइव आने के लिए बात कर रहा है। आप सर्वे कर लीजिए सिवान के शिक्षकों के बारे में। हाँ, हमारे पास संख्या अधिक आती है लेकिन उस संख्या में से 25% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके माता
उनके पिताजी भाई बहन आते हैं पैरवी लेकर, और हम उनको निश्चिंत कराते हैं कि आप जाइए, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आपने कहा है तो मैं उन तमाम शिक्षक के बिहाफ में मैं आपको एश्योर करता हूं, समाज को एश्योर कर रहा हूं कि ऐसे बच्चों को निश्चित रूप से निःशुल्क सेवा देंगे और उनके शिक्षा में कोरोना बाधा नहीं आएगी, उनके इकोनॉमिकल कंडीशन बाधा नहीं आएगी। हम पूरा प्रयास करेंगे उनके सिलेबस को पूरा कराने के लिए, और इसके लिए अगर हमें घर से भी, जैसा आपने कहा, रेंट हम पे करने जा रहे हैं, नो वन गोइंग टू एक्सक्यूज अस, आपको ये पता है हमें रेंट को एक्सक्यूज करने नहीं जा रहा है, हमें कोई माफ करने जा रहा है, ना बिजली बिल हमें माफ करने जा रहा है, ना सरकार हमें किसी प्रकार रियायत देने जा रही है। लेकिन हम आपको एश्योर करना चाहते हैं, समाज के हर लोग को एश्योर करना चाहते हैं कि वी आर गोइंग टू कंसिडर, हम तब सबको कंसिडर करने जा रहे हैं और ऐसे विद्यार्थियों को कंसिडर करते आए हैं और करेंगे भी, कोरोना हो या ना हो हम भविष्य में करेंगे और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक कार्यक्रम कंडक्ट कराया। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल बहुत आपका शुक्रिया। मैं आप तमाम जितने भी शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, देखिए ये वही शिक्षक हैं जो दिल से, जज्बात से, जज्बे से, हिम्मत से, ताकत से हर तरीके से समाज की भलाई करने का सोच रहे हैं। और यकीन मानिए ऐसे में अगर सरकार बिल्कुल निरंकुश होकर सोच रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खराबी हमारे सिस्टम में है, हमारे प्रशासनिक तौर तरीके में है, हमारे शासन में है। तो इस बात को गौर करते हुए मैं चाहता हूँ कि तमाम जितने भी शिक्षक यहाँ पे जुड़े हैं उन तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो जरूरी मुद्दे हैं, इन तमाम राजनीतिक मुद्दों में आप देख रहे होंगे यूपी में जिस तरीके का हाथरस का मामला आया था, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, बच्चों का बलात्कार कभी रुका नहीं निर्भया के बाद भी। मंदिर मस्जिद का मामला कभी नहीं रुकता है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, अयोध्या का मामला हो, या कहीं भी बातें हो। जोड़ तोड़ करने की बात हो, कौन किसी के साथ गठबंधन बनाए, कौन किसके साथ में राजनीति करे, वो तमाम बातें हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो लोगों से कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, और फिर बात हम ये करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है समाज का भलाई करें। जब तक हम अपने बेसिक इश्यूज को नहीं देखेंगे, नहीं नोटिस करेंगे, उसका रूट कॉज एनालिसिस नहीं करेंगे, वी कैन नॉट फाइंड द प्रॉपर सॉल्यूशन टू मेक आवर कंट्री विश्व गुरु। And this is how we are going to make our country as a Vishwa Guru, and Vishwa Guru cannot be considered like कि हमारे लोग भीख मांग रहे हो, हमारे लोग सड़कों पे घूम रहे हो, हमारे बच्चे भीख मांग रहे हो और हम कहें कि हम लोग विश्व गुरु बन गए। विश्व गुरु बनने का यही तरीका होगा जितने हमारे यहाँ पे शिक्षक जितनी बातें रखे हैं उस पर अगर हमारी सरकार कंसिडर करती है। तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप लोगों को मैं फिर से जरूर दावत दूंगा, जरूर कोशिश करूंगा इस मुद्दे को दोबारा बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद। आपका भी धन्यवाद।